नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस यानी SKCC में। चलते हैं दोस्तों 8 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स और आज के इस स्पेशल करंट अफेयर्स के शो में आपके लिए श्री राम भगवान के अयोध्या मंदिर के फाउंडेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी है। लेकिन इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको श्री राम मंदिर भूमि ट्रस्ट के चेयरमैन के बारे में पूछा था और आपका उत्तर बिल्कुल सही था दोस्तों। महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज को अयोध्या राम मंदिर भूमि ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। दोस्तों इस टेबल में आपको ट्रस्टीज की पूरी पोजीशन सहित लिस्ट दे रखी है। महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज को एज ए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया ट्रस्ट में, और स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज को ट्रेजरार के रूप में, श्री चंपत राय जी को जनरल सेक्रेटरी के रूप में, और श्री नृपेंद्र मिश्रा जो कि IAS और हमारे PM नरेंद्र जी मोदी के असिस्टेंट रह चुके हैं, उनको चेयरमैन कंस्ट्रक्शन कमेटी में चुना गया है। दोस्तों ये पूरी की पूरी स्लाइड्स में आपको ये पता चलेगा कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का जो गठन हुआ है उसमें स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज और के परसारण जी को भी चुना गया था। दोस्तों हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि 500 साल के इतिहास का जो शुभ दिन आया था 5 अगस्त 2020 के दिन, जिस दिन हमारे 15वें PM नरेंद्र जी मोदी ने अयोध्या जाकर इस राम जन्मभूमि के मंदिर के इनॉग्रेशन के फाउंडेशन की नींव रखी थी। लेकिन इससे पहले 9 नवंबर 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस विवादास्पद जगह का जो निर्णय आया वो 9 नवंबर 2019 के दिन आया, बाबरी मस्जिद वर्सेस रामलला। और रामलला के फेवर में 5 जजों की कमेटी ने आखिरकार 9 नवंबर 2019 के अंदर कमेटी के चेयरमैन रंजन जी गोगोई जो कि सुप्रीम कोर्ट के 46वें CJI थे, उन्होंने आखिरकार इस निर्णय को दिया। इस कमेटी के अंदर CJI रंजन गोगोई जो कि उस समय 9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट के 46वें CJI थे, और नेक्स्ट CJI जिनकी जो वर्तमान में है, जिनका घोषणा कर दी गई थी, शरद अरविंद बोबड़े, वह भी उस कमेटी के मेंबर थे। इसके अलावा जस्टिस आलोक भूषण, जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस अब्दुल नजीर, इन 5 जनों ने मिलकर डिस्प्यूटेड 2.77 एकड़ जमीन को रामलला के फेवर में दी। हिंदुओं के फेवर में ये निर्णय आया और मुस्लिमों को इसकी जगह 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा देने का घोषणा की गई। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं रंजन गोगोई जो कि उस समय निर्णय देने वाली कमेटी जो 5 सदस्य कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। साथ में शरद अरविंद बोबड़े, अशोक जी भूषण और चंद्रचूड़ सर और अब्दुल नजीर। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगस्त 5, 2020 बुधवार के उस शुभ दिन की तरफ, जिस समय उत्तर प्रदेश के अयोध्या भूमि पूजन के अंदर हमारे PM साहब नरेंद्र जी मोदी गए थे एज ए चीफ गेस्ट के रूप में। दोस्तों 29 साल बाद नरेंद्र जी मोदी अयोध्या गए हैं। 1991-92 की बात है दोस्तों, जब राम मंदिर भूमि विवादास्पद जगह में जब आंदोलन चल रहा था तो एक पत्रकार ने पूछा था कि सर आप अभी आए हैं, इसके पश्चात वापस कब अयोध्या आएंगे? तो आपने उत्तर दिया जब मंदिर का निर्माण होगा तब। और उसके बाद कभी भी नरेंद्र जी मोदी अयोध्या नहीं गए। और 5 अगस्त 2020 के दिन वह शुभ बेला आई जब PM के रूप में आपने अयोध्या भूमि पूजन की नींव की ईंट वहां पे रखी। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास ये तो करा जो करा, और साथ में समारोह को संबोधित भी करा। और ये दिन आता है दोस्तों 5 अगस्त 2020 का। हमें अच्छी तरह से याद है दोस्तों, पिछली बार 5 अगस्त 2019 के दिन 370 और 35A आर्टिकल को हटाया गया था, धारा को हटाई गई थी जम्मू एंड कश्मीर से। और उसके 1 साल बाद 5 अगस्त 2020 के दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास को
संबोधित करा हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी ने, और स्थान था दोस्तों श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। दोस्तों हमारे सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन जी पटनायक जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कुछ कलाकृतियां समुद्र के किनारे बनाई जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। पूरे देश में नहीं दोस्तों, पूरे विश्व के अंदर इस श्री राम जन्मभूमि मंदिर की खुशियां मनाई गई और इसकी कुछ क्लिप मैंने आपके लिए भी रखी है। दोस्तों 2021 में राम जन्मभूमि में अयोध्या का ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका मॉडल आपके सामने है। इस खुशी के अंदर राम अयोध्या मंदिर बनने की कुछ हाईलाइट, सेलिब्रेशन, लैंप, फायरवर्क, क्रैकर जो आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, ये विटनेसेस बने थे उस हिस्टोरिक डे के दिन जो 5 अगस्त 2020 का दिन था। दोस्तों ये नजर आ रहा है इमेज राजकीय तुलसी उद्यान अयोध्या का, जहां पर राजकीय तुलसी उद्यान में कुछ व्यक्तियों ने क्रैकर जलाकर इस खुशियों को जाहिर करा। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई। सरयू नदी किनारे 1 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए और कई व्यक्तियों ने इस खुशी को अपने घर पर भी सेलिब्रेट करा। पूरे विश्व लेवल पर एक फंक्शन के रूप में इस हिस्टोरिक त्योहार को मनाया गया। दोस्तों ये भूमि पूजन की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पे हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी साथ में यूपी के पीएम सीएम आदित्यनाथ योगी नजर आ रहे हैं, जो एक भगवान श्री राम की मूर्ति नरेंद्र जी मोदी को गिफ्ट कर रहे हैं। दोस्तों पीएम साहब को चांदी के मुकुट से भी नवाजा गया और पीएम साहब ने एक पौधा भी इस नींव के अंदर रखा। ये नींव का कार्यक्रम काफी शानदार हुआ और इसको यहाँ सेलिब्रेट तो किया जो किया, लेकिन डिजिटल बिलबोर्ड के ऊपर राम मंदिर को न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर ऑफ यूएसए के द्वारा भी सेलिब्रेट किया गया। विश्व में बसे हर एक भारतीयों ने इस खुशी को जाहिर करी। किसी ने शंख बजाकर, किसी ने पटाखे छोड़ के और किसी ने घर पे दीप जलाकर इस खुशियों को जाहिर करा और पूरे विश्व लेवल के ऊपर भगवान श्री राम और अयोध्या मंदिर के इस मॉडल को काफी दर्शाया गया और काफी हर्ष उल्लास के साथ लोगों ने इसको देखा भी। दोस्तों एक किताब भी हिस्टोरिक हिस्ट्री ऑफ अयोध्या के ऊपर एक नई किताब अभी हाल ही में नीना रॉय ने लिखी है। दोस्तों नीना रॉय के द्वारा लिखी गई अयोध्या सिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी यदि आपको जाननी है तो अमेजिंग अयोध्या यानी अद्भुत अयोध्या नाम की इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, जो कि डिस्क्राइब करेगी इस बिल्कुल इस एनिशिएंट सिटी के बारे में, इस पवित्र धरती के बारे में, इस धरा के बारे में, अयोध्या की संपूर्ण इतिहास की जानकारी। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और मैं आपको लेके चलता हूँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने आखिरकार इंडिया की पहली किसान रेल को फ्लैग कर दिया है महाराष्ट्र के देवलाली से। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के देनापुर रेलवे स्टेशन तक ये पहली किसान रेल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको देवलाली के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। याद करने का तरीका बड़ा इजी है दोस्तों। देव से बनता है देवता और देवता लाल है, तो देवता लाल है और ये जाएंगे दान, यानी देवता को दान जरूरत नहीं है तो दानापुर तक जाएगी। डीडी भी कर सकते हैं आप, डीडी से जल्दी याद होगा दोस्तों, DD1 DD2, तो डी से बनेगा देवलाली और डी से बनेगा दानापुर। यानी महाराष्ट्र से बिहार के मध्य पहली भारत की किसान रेल चली गई ताकि किसान को उनकी उपज का सही भाव मिल सके। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और मैं आपको लेके चलता हूँ यूनेस्को। फर्स्ट टाइम्स इन इंडियन ओशियन रीजन यूनेस्को रिकॉग्नाइज द 2 कोस्टल विलेज ऑफ उड़ीसा एज ए सुनामी रेडी। जी हाँ, हाल ही के अंदर यूनेस्को ने भारत के उड़ीसा राज्य के 2 विलेज को सुनामी रेडी विलेज डिक्लेयर्ड किया गया है। दोस्तों ये 2 विलेज जो है वो आपका वेंकटरायपुर और साथ में नौलाशिया है जो कि उड़ीसा में आता है। ये सुनामी रेवड़ी कम्युनिटीज के अंदर काउंट होंगे यूनेस्को के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे समुद्र में उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों के बारे में आपको जानना जरूरी है, जिसे सुनामी के नाम से जाना जाता है और वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि 5 नवंबर के दिन
हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का जन्म दिवस भी आता है। दोस्तों, उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर और जहाँ गवर्नर के रूप में गणेशी लाल है और सीएम के रूप में सबसे ज़्यादा टाइम यानी 5 टर्म नवीन जी पटनायक, और सबसे व्यूवर्ड सीएम में भी आते हैं नवीन जी पटनायक जो कि विजू जनता दल से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, यूनेस्को जिसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है और जिसके हेड के रूप में ऑडूरे ओजुले, और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 के दिन की गई थी, जो कि यूएन की एक एजेंसी है। चलते दोस्तों, एलआईसी ने यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसने यश बैंक की हिस्सेदारी 4.23% खरीदी है। दोस्तों, यहाँ पर एलआईसी के बारे में जानना जरूरी है। एलआईसी जिसकी स्लोगन आपके सामने नजर आ रहा है, संस्कृत में लिखा हुआ है योगेश्वम वहाम्यम, और जिसमें 2 हाथों के बीच में एक दीपक टिमटिमाता नजर आ रहा है। दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 में मुंबई में हुई थी और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन के रूप में एमआर कुमार सर है। दोस्तों, यश बैंक जिसकी स्थापना 2004 में हुई, एक प्राइवेट बैंक है। राणा कपूर इसके फाउंडर थे और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और वर्तमान में इसके सीईओ के रूप में प्रशांत कुमार है। चलते हैं दोस्तों, हाईलाइट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की तरफ। एमपीसी हाल ही के अंदर अगस्त 4/6/2020 के दिन आई और हमारे केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इसमें क्या क्या चेंजेस करा, इसको हम डिटेल से देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगस्त 4 से 6 के मध्य आई थी। उसमें शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, उन्होंने काफी कुछ चेंजेस करा। क्या क्या चेंजेस थे उसकी एक बार नजर देखते हैं। करंट रेट में कोई चेंजेस नहीं करा। जो हमारी पॉलिसी रेट जिसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं वह 4% रही। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट 3.35, एमएसएफआर जिसे हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहते हैं वह 4.25 और बैंक रेट भी 4.25 रही। दोस्तों, हमारे 2 बड़े रेशियो जिसे हम रिजर्व रेशियो कहते हैं, सीआरआर और एसएलआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर 3% पे तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% पे था। और रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 के तहत आरबीआई ने सेटअप करी एक पैनल अंडर द केवी कॉमत कमेटी के तहत, जो कि लोन के रिस्ट्रिक्शन के रिगार्डिंग होगी। आरबीआई ने इसके अलावा अनाउंसमेंट करा एडिशनल स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ₹5,000 करोड़ ईच फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक एज वेल एज द नेशनल एग्रीकल्चर बैंक रूरल डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड द नाबार्ड, दोनों के लिए 5-5 हजार करोड़ रुपए का एडिशनल स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी डिक्लेयर्ड करा है। दोस्तों, आरबीआई ने इसके अलावा इंट्रोड्यूस करा एएसआईएसओ फैसिलिटी टू हेल्प द बैंक टू मैनेज द लिक्विडिटी इन कोविड-19 सिनेरियो, एंड आरबीआई एनहांस द लोन टू वैल्यू द रेशियो ऑफ टू 90% ऑफ वैल्यू ऑफ गोल्ड प्लेस, and RBI extend the provision of restriction of micro small medium enterprises loan for borrowing with loan outstanding up to ₹25 crore. RBI also to bring to startup under the priority sector lending category that is called the PSL, and RBI to set up the innovation hub to promote the financial inclusion, efficient banking, and also the positive pay mechanism for all check about the ₹50,000. नाउ वी कम टू द एमपीसी कमिटी। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जजमेंट देती है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया आरबीआई के द्वारा, जिसमें 6 मेंबर होते हैं। 3 आरबीआई के ऑफिशियल होते हैं और 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंबर है वह आपको नजर आ रहे हैं। पम्मी दुआ जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है, चेतना घाटे जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से है, रविंद्र ढोलकिया जो कि आईआईएम अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। ये तीनों वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड मेंबर है जो एमपीसी के अंदर है। इसके अलावा 3 मेंबर और है जो आरबीआई के, जिसमें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, इसके अलावा माइकल देव पात्रा, और एक पोस्ट अभी वैकेंट है इसमें। दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 के दिन हुई, जो कि देश में नोट निर्गमन करने का एकाधिकार रखता है, जिसका वर्तमान में हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके गवर्नर के रूप में 25वें शक्तिकांत दास और डिप्टी गवर्नर जो 4 होते हैं उसमें विभू प्रसाद कानूनगो,
महेश कुमार जैन, माइकल देव पात्रा और 1 पॉइंट विरल आचार्य की अभी भी खाली है। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और मैं आपको लेके चलता हूं जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के पास। जी हाँ, जीसी मुर्मू को अब प्रमोट करके भारत का 14वां कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट कर दिया गया है। जीसी मुर्मू इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, परंतु अभी वर्तमान के अंदर जो कल डिक्लेरेशन हुआ था, मनोज सिन्हा को जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, तो जीसी मुर्मू को यहां से प्रमोट करके राजीव महर्षि के स्थान पर 14वां नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल डिक्लेयर किया गया। दोस्तों केक जो होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है जिसका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल के अंदर 148 में कर रखा है, और ये मैं कह सकता हूं तो केंद्र सरकार का सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ये इसका जो फाउंडेड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका डिस्क्राइब था आर्टिकल 148 के तहत, और इसकी स्थापना 1858 में यानी ब्रिटिश काल में कर दी गई थी। अपॉइंटर जो होते हैं दोस्तों केक को अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, जिसका कार्यकाल 65 साल या 6 वर्ष विच एवर इज अर्लियर ये इनका समय होता है। इनकी सैलरी वर्तमान में 2,50,000 जिसको मैं यूएस डॉलर में यदि डिस्क्राइब करूं तो 3,500 रुपया पर मंथ होता है। और प्रथम केक यानी फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में वी नरहरि राव थे, और अब जो राजीव महर्षि जो 13वें नंबर के केक थे उसके स्थान पे अब 14वें नंबर के जो नए केक आएंगे वो जीसी मुर्मू आएंगे दोस्तों, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। और अब जम्मू एंड कश्मीर में नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में हमारे यूनियन मिनिस्टर मनोज सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। चलते हैं दोस्तों एक बहुत बड़ा और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में अपॉइंटमेंट हुआ है, और मैं आपको लेकर चलता हूँ यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ। यूपीएससी के रूप में प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को अपॉइंटेड किया गया है यूपीएससी का चेयरमैन। दोस्तों यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि आपने अरविंद जी सक्सेना को रिप्लेस करा है। इससे पहले यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में अरविंद सक्सेना थे, और अब जो नए आएंगे वो पीके जोशी आएंगे यानी प्रदीप कुमार जोशी। तो हमने पीके मूवी देखी थी दोस्तों आमिर खान की, तो उससे याद हो जाएगा कि यूपीएससी के अंदर अब पीके दिखाई जाएगी और पूरी जोश के साथ दिखाई जाएगी, तो पीके जोशी आपको याद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ यूपीएससी को जानना जरूरी है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका डिस्क्राइब हमारे भारतीय संविधान के पार्ट जो है अपने 14 के अंदर किया गया है, और जिसका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 315 से 323 के मध्य है। दोस्तों यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 के अंदर हुई थी। पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम से हमने इसके जो है वो करैक्टरिस्टिक्स ली थी, और इसका वर्तमान में लोकेशन न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ ये जानना जरूरी है दोस्तों यूपीएससी के पहले चेयरमैन जो बने थे वो अंग्रेज यानी ब्रिटिश थे, सर रोज ब्रेकर, लेकिन प्रथम भारतीय इंडियन चेयरमैन होने का सौभाग्य श्री एच के कृपलानी सर को गया था। और अब जो 2020 के अंदर नए यूपीएससी के चेयरमैन बनेंगे वो पीके जोशी होंगे, जो कि अरविंद सक्सेना को रिप्लेसमेंट करेंगे। दोस्तों यूपीएससी हमारे देश के अंदर जो लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, और इसके अलावा जो ब्रिटिश हमारे बाहर के जो एम्बेसी होती है इन सब की परीक्षाओं का आयोजित कराता है, जिसे आप आईएएस, आईपीएस या आईएफएस के नाम से जानते हैं। चलते हैं दोस्तों 6th नेशनल हैंडलूम डे 2020 जो कि अगस्त 7 के दिन मनाया गया था। दोस्तों हमारा जो हाथ करघा या जिसको हम कह सकते हैं हैंडलूम, वो हैंडलूम नेशनल डे जो मनाया जाता है वो 7 अगस्त के दिन मनाया जाता है, और इस साल इसका 6th एडिशन मनाया गया था। दोस्तों लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं कह सकता हूं कि एक छोटी सी लापरवाही की वजह से यानी नियमों की अनदेखी से हुआ एयर इंडिया विमान हादसा जो कि केरल के कोझिकोड के अंदर कल हुआ था। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं केरल कोझिकोड, जहां पे बारिश के चक्कर में पायलट को जो रनवे है जिसे हम कह सकते हैं वो दिखा नहीं। ये रनवे जो होता है दोस्तों, जो पहाड़ी के ऊपर रनवे है, इसको हम पोर्टेबल रनवे के नाम से जानते हैं। ये पोर्टेबल जो रनवे होता है इसमें रनवे के एक साइड या दोनों साइड भयंकर खाड़ी होती है यानी बड़ी बड़ी खाइयां होती है, और भारत में ऐसे 3 बड़े एयरपोर्ट है जो कि आपके पोर्टेबल हम कह सकते हैं मिनी पोर्टेबल जो है रनवे में आते हैं, जो कि एक तो कर्नाटक का आपका मंगलुरु है, एक केरल का कोझिकोड है और एक है मिजोरम। ये पोर्टेबल जो रनवे होते हैं दोस्तों, यहाँ पर जहाज को उतारती वक्त बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, या एक्सपर्ट पायलट ही यहाँ पर
लैंडिंग कर सकता है, परंतु नियमों की अनदेखी के तहत एयर इंडिया का ये विमान हादसा वास्तव में एक दर्दनाक हादसा है जो कि केरल के कोझिकोड के अंदर हुआ। दोस्तों, दोनों के दोनों पायलट और उसके साथ में 18 व्यक्ति एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश केरला के अंदर मारे जा चुके हैं। दोस्तों, केरला प्लेन क्रैश हुआ था कल, जिसके अंदर एक छोटी सी लापरवाही के तहत लगभग 112 व्यक्ति इंजर्ड हो गए और हालांकि जो पायलट है उसने इसको काफ़ी लैंडिंग करने की कोशिश करी, लेकिन नियमों की अनदेखी से ये हादसा हुआ जिसको होने को कोई टाल नहीं सकता है। और कोझिकोड मलालमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहा गया है 18 व्यक्तियों की मौत हो गई, जिसमें 2 पायलट भी शामिल थे और 112 से ज़्यादा व्यक्ति इसमें घायल हुए हैं। दोस्तों, वंदे भारत जो कि एक बहुत बड़ा अभियान कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, जिसे हम नोवल कोरोना वायरस कह सकते हैं, इसके तहत हमारी भारत सरकार ने चलाया था, जिसमें भारत से बाहर अन्य देशों में बसे भारतीयों को भारत में लाए जाने के लिए वंदे भारत फ्लाइट चलाया गया था और एयर इंडिया का ये विमान क्रैश हुआ है केरला के अंदर। दोस्तों, केरला भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी, कोची, कोझिकोड और कन्नूर में है। और ये हादसा कोझिकोड में हुआ है। कोझिकोड के अंदर पोर्टेबल रनवे है जो कि एक पहाड़ी के ऊपर था और पायलट ने काफ़ी कोशिश करी, परंतु फिर भी ये हादसा टल नहीं पाया। दोस्तों, ये एयर इंडिया का विमान था जो कि दुबई से 195 यात्रियों को लेकर भारत सकुशल पहुंचने वाला था वंदे भारत योजना के तहत, परंतु बारिश के चलते हुए और कुछ नियमों की अनदेखी करते हुए आखिरकार पायलट ने जब यहाँ पे लैंडिंग करी तो सफल लैंडिंग नहीं हो पाई और ये हादसा हुआ। दोस्तों, यहाँ पे कोझिकोड को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है और केरला जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तिरुवनंतपुरम, कोची, कोझिकोड और कन्नूर। और इसके बाद तमिलनाडु आता है जिसमें 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके वह कैप्टन नजर आ रहे हैं केरला प्लेन क्रैश के, जो कि एक्स एयरफोर्स पायलट भी रह चुके हैं। दोस्तों, आपके लिए बताना चाहता हूँ, आप दोनों कैप्टन के यदि नाम आते हैं तो विंग कमांडर दीपक वसंत साथे और कैप्टन अखिलेश कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, 18 व्यक्ति जो मारे गए थे फ्राइडे इवनिंग के दिन, उसमें 2 बड़े कैप्टन भी इसमें थे, जिसमें कमांडर दीपक वसंत साथे और कैप्टन अखिलेश कुमार भी थे। तो दोस्तों, जितने भी व्यक्ति मारे गए, हम उनकी आत्मा के लिए जो है भगवान से कहते हैं कि भगवान उनको वैकुंठ पे अपना स्थान प्राप्त करे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दोस्तों, केरल जहां पे गवर्नर के रूप में आरिफ मोहम्मद खान है और इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और सीएम के रूप में पिनियारी विजयन है, हमारे पीएम, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री और यहाँ तक कि एसकेसीसी के परिवार के द्वारा भी इस बड़े हादसे के ऊपर दुख प्रकट किया गया है। दोस्तों, मेरा आज फाइंड आउट द फेस्ट कंपटीशन भी बिल्कुल इसी के रिगार्डिंग है। फाइंड आउट द फेस्ट कंपटीशन में जिस हस्ती को मैंने आपको दिखाया है, ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर का क्या नाम है। और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।